बी पाठ है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये पहला टॉपिक है। इसमें अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जबकि मूर्त विरासत के अंतर्गत साक्षात व देखी जा सकने वाली कला वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चित्र आदि। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल पूर्वजों से प्राप्त परंपराएं ही शामिल नहीं होती, बल्कि इनमें ऐसी समकालीन ग्रामीण एवं शहरी परंपराएं भी शामिल हैं जिनमें विविध सांस्कृतिक समूह प्रतिभाग करते हैं। स्मरणीय तथ्य। पहला है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की 18वीं वार्षिक बैठक 5 से 10 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने, बोत्सवाना। 18वीं वार्षिक बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने जो कि बोत्सवाना में है, संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान कुल 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 140 देशों की कुल 693 विरासतें शामिल हो चुकी हैं। 51वीं नई विरासतों में से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया है। 45 विरासतों को 51 नई विरासतों में से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जबकि 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग में शामिल किया गया है। 6 विरासतों को इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात के गरबा ऑफ गुजरात को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है। भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है। गरबा नृत्य है जो हिंदू त्यौहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। ज्ञातव्य है कि गरबो या गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है। गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबों के नाम से जाना जाता है। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक है। इस गरबों की स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इसके चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को गरबा कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य है। इस 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव वर्ष 2022 में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपराएं हैं। पहला, रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति, जिसे 2008 में सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था, और 2008 में ही वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया, और 2008 में ही कुट्टियत्तम संस्कृत नाट्य कला है, इसे भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। चौथा है रम्मन, जो कि गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है, जो 2009 में घोषित किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, और 2010 में घोषित किया गया है मुडियेट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक 2010 है। इन सबको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और छठवां है कालबेलिया राजस्थान का एक लोकगीत एवं नृत्य है जो 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित हुआ था। कालबेलिया। छऊ नृत्य पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में प्रचलित है।
ये भी 2010 में घोषित हुआ था। और 8वां है लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, जो कि ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है। यह 2012 में घोषित हुआ था। 9वां है संकीर्तन, जो कि मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन एवं नृत्य है, जो 2013 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित हुआ था। 10वां है पंजाब के जडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला, जो 2014 में घोषित हुआ था। और योग है 2016 में घोषित हुआ था। नवरोज नववर्ष के उत्सव का आयोजन 2016 में घोषित हुआ था। कुंभ मेला 2017 में घोषित हुआ था। 13वां है। और 14वां है कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में घोषित हुआ था। और 15वां है गुजरात का गरबा, जो 2023 में घोषित हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहला 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में पहला है रामलीला, दूसरा है वैदिक मंत्रोच्चारण, तीसरा है कुट्टियत्तम, चौथा है रम्मन और 5वां है मुड्डीएट्टू, 6वां है कालबेलिया, 7वां है छऊ नृत्य, 8वां है लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, 9वां है संकीर्तन और 10वां है पंजाब के जठियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला। 11वां है योग, 12वां है नवरोज और 13वां है कुंभ मेला, 14वां है कोलकाता की दुर्गा पूजा, 15वां है गुजरात का गरबा, जो 2023 में अमूर्त विरासत घोषित किया गया है। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ध्यातव्य है कि EU तथा 63 अन्य देश संयुक्त रूप से संपूर्ण विश्व के लगभग 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के लिए उत्तरदायी हैं। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां हैं। पहला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, तीसरा है ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20%, चौथा है जलवायु नीति कुल स्कोर का 20%। स्मरणीय तथ्य इनसे संबंधित 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल CAN क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया। किसके द्वारा? जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। किसके दौरान? COP28 के दौरान। इस सूचकांक का 19वां संस्करण है। CCPI 2024 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी देश वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। डेनमार्क ने CCPI 2024 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में चौथा स्थान स्कोर 75.59 हासिल किया है। डेनमार्क ने सऊदी अरब जिसका स्कोर 19.33 है को सूचकांक में अंतिम 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन पिछले वर्ष के समान 51वें स्थान पर है।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका, यानी कि सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है कार्बन डाइऑक्साइड का चीन, और दूसरे रैंक पे है अमेरिका, जिसकी रैंकिंग CCPI 2024 में 57वें स्थान पर है और चीन की 51वें स्थान पर है। आगे देखते हैं। CCPI 2024 में 3 G20 देश सदस्य यथा भारत 7वें स्थान पर है, जर्मनी 14वें स्थान पर, यूरोपीय संघ 16वें स्थान पर उच्च प्रदर्शन करने वाले हाई परफॉर्मिंग देशों क्षेत्रों में शामिल हैं। आगे है इसमें, विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जनों के लिए G20 देश जिम्मेदार हैं। CCPI 2024 शीर्ष देश हैं। पहला, दूसरा, तीसरे में कोई रैंकिंग नहीं है। चौथा है डेनमार्क 75.59 स्कोर के साथ। 5वें रैंक पे है एस्टोनिया 72.07 स्कोर के साथ। 6वीं रैंक पे है फिलीपींस 70.70 स्कोर के साथ और 7वीं रैंक पे है भारत 70.25 स्कोर के साथ। 8वीं रैंक पे है नीदरलैंड 69.98 स्कोर के साथ। 9वीं रैंक पे है मोरक्को 69.82 स्कोर के साथ। 10वीं रैंक पे है स्वीडन 69.39 स्कोर के साथ। CCPI 2024 ब्रिक्स देशों की स्थिति, तो इसमें 7वें रैंक पे यानी कि टॉप पे है भारत 70.25 स्कोर के साथ। 23वें रैंक पे है ब्राज़ील 61.74 के साथ और 45वीं रैंक पे है दक्षिण अफ्रीका जिसका स्कोर है 49.53। 51वीं रैंक पे है चीन जिसका स्कोर है 45.56। 63वीं रैंक पे है रूस जिसका स्कोर है 31। CCPI 2024 में अंतिम 5 देश हैं, तो सबसे आखिरी रैंक है 67th जो कि है सऊदी अरब की और इसका स्कोर है 19.33। 66वीं रैंक है ईरान की जिसका स्कोर है 25.53। 65वीं रैंक है UAE की 24.55 और 64th रैंक है दक्षिण कोरिया की 29.98। 63 रैंक है रूस की 31 जिसका स्कोर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 7वां स्थान स्कोर 70.25 प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाले 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन निम्नवत है। तो यहाँ पे श्रेणी, स्कोर, रैंक और समग्र रेटिंग मिली है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में स्कोर है 31.22, रैंक है 9, समग्र रेटिंग है उच्च। नवीकरणीय ऊर्जा में रैंक है 37, स्कोर है 6.23 और रेटिंग है मध्यम। ऊर्जा उपयोग में 16.42 स्कोर के साथ 10वीं रैंक है और समग्र रेटिंग है उच्च। जलवायु नीति में 10वीं रैंक है और समग्र रेटिंग है मध्यम और स्कोर है 16.38। यहाँ पे श्रेणियाँ दी हैं, विभिन्न देशों में शीर्ष देश दिए हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। श्रेणी है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष देश है फिलीपींस, रैंक है इसकी 4th, स्कोर है 33.75 और समग्र रेटिंग है उच्च। नवीकरणीय ऊर्जा में नॉर्वे है, इसकी रैंकिंग है 3 और स्कोर है 19.12, अत्यधिक उच्च है। ऊर्जा उपभोग में फिलीपींस है, समग्र रैंक है इसकी 4th और स्कोर है 17.88 और समग्र रेटिंग है उच्च। जलवायु नीति में नीदरलैंड है शीर्ष देश में और रैंक है इसकी 4th, स्कोर है इसका 18.67 और समग्र रेटिंग है मध्यम। अगला पॉइंट है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 वर्ष 1923 में स्थापित टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 से प्रति वर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग को चुना गया था। 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग को पहला पर्सन मैन ऑफ द ईयर चुना गया था। इस पत्रिका के संपादकों एडिटर्स द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति, समूह या विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया हो। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था।
हालांकि वर्ष 2014 व 16 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। स्मरणीय तथ्य: 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। वर्ष 2023 में प्रख्यात अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। 2017 में द साइलेंस ब्रेकर नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। द साइलेंस ब्रेकर समूह ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। साथ ही कला आर्ट के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने वाली वह प्रथम व्यक्ति हैं। टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेताओं की सूची निम्नवत है। CEO ऑफ द ईयर सैम आल्टमैन, ओपन AI के CEO। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी, जो कि फुटबॉलर हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स न्यूवेल। नेक्स्ट है टॉपिक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी, फ्रेश वाटर या खारे पानी, ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं जो विश्व की प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती हैं। इन 6 जीवित प्रजातियों में अमेजन नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन और यांगत्से फिनलेस पोर्पोइस डॉल्फिन शामिल है। विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति, जिसे बेजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है, को वर्ष 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। स्मरणीय तथ्य: 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बागोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 के हस्ताक्षरकर्ता 11 देश निम्नलिखित हैं: बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ये 11 देश हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उनकी आबादी में वृद्धि करना। सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उनकी आबादी में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला टॉपिक है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को ब्रिटिश कंपनी QS क्वाक्वेरेली सिमोन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों इंडिकेटर्स के आधार पर किया गया है। 8 नवंबर 2023 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है। यह इस रैंकिंग का 16वां संस्करण है। इस वर्ष की रैंकिंग में 25 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के 148 के हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 अधिक हैं। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष भारत के 118 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल थे। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय रहा है। एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय वर्ष 2024 में हैं। पहला पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, मुख्य भूमि में 100 स्कोर के साथ में पहले नंबर पे है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का।
दूसरा है हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग SCR में 97.9 स्कोर के साथ में। तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो कि सिंगापुर का है 97.2 स्कोर के साथ में। वर्ष 2024 शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान, तो पहले नंबर पे है 40वीं रैंक के साथ IIT बॉम्बे महाराष्ट्र का, स्कोर है 67.2। दूसरी रैंक पे है 46वीं रैंक के साथ में IIT दिल्ली नई दिल्ली में 64 स्कोर के साथ। और तीसरी रैंक पे है समग्र रैंक एशियाई रैंकिंग में 53 IIT मद्रास चेन्नई का 56.8 स्कोर के साथ में। और नेक्स्ट है 58वीं रैंक में IISc बेंगलुरु कर्नाटक का 54.8 स्कोर के साथ में। 59वीं रैंक पे है एशियाई रैंकिंग में IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल 54.45 के स्कोर के साथ में। और 63वीं रैंक पे है IIT कानपुर उत्तर प्रदेश का 53.4 स्कोर के साथ में। 94वीं रैंक पे है दिल्ली विश्वविद्यालय 45.6 स्कोर के साथ में। अगला टॉपिक है रूस CFE संधि से बाहर। रूस CFE संधि से बाहर। CFE संधि का पूर्ण रूप है ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप। यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि है जो 19 नवंबर 1990 को पेरिस में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि 9 नवंबर 1992 को लागू हुई थी। CFE संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे उन राष्ट्रों द्वारा संपन्न किया गया जो उस नाटो या वार्सो संधि के सदस्य थे। इस संधि का उद्देश्य उपर्युक्त दोनों सैन्य राजनीतिक गठबंधों नाटो एवं वार्सो संधि संगठन के सदस्य राष्ट्रों के पारंपरिक सशस्त्र बलों के मध्य संतुलन को सुनिश्चित करना था। इस संधि के माध्यम से इन राष्ट्रों के सशस्त्र बलों में पारंपरिक हथियारों और उपकरणों की संख्या को सीमित किया गया। यह संधि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों का एक सुरक्षित और स्थिर संतुलन स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। स्मरणीय तथ्य इससे संबंधित 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि CFE से बाहर हो गया। ज्ञातव्य है कि जून 2023 में रूस ने CFE संधि से बाहर होने के अपने निर्णय के संबंध में इस संधि के डिपोजिटरी नीदरलैंड्स और अन्य पक्षकार देशों को अधिसूचित किया था। रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप नाटो ने नवंबर 2023 में CFE संधि के निलंबन का निर्णय लिया है। CFE संधि से बाहर होने का रूसी निर्णय यूरो अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित करेगा। ज्ञातव्य है कि CFE संधि ने यूरोप में पारंपरिक सैन्य उपकरणों की 5 प्रमुख श्रेणियों टैंक, बख्तरबंद युद्धक वाहन, तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तथा लड़ाकू विमान पर सीमाएं निर्धारित कर दी थीं। शीत युद्ध काल के अंतिम वर्षों में हुई यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला के रूप में भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है ग्वालियर एवं कोझिकोड UCCN में शामिल। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक रणनीतिक घटक स्ट्रेटेजिक फैक्टर के रूप में रचनात्मकता क्रिएटिविटी को मान्यता प्रदान की। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित कवर किया गया है वे हैं शिल्प एवं लोक कलाएँ, मीडिया आर्ट, फिल्म, डिज़ाइन, पाककला, गैस्ट्रोनॉमी और साहित्य और संगीत। इनसे संबंधित स्मरणीय तथ्य 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज़ डे के अवसर पर जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को की महानिदेशक ऑन्द्रे अजोले ने इन 55 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा प्रदान किया। इन नए शहरों को शामिल किए जाने के बाद अब विश्व के 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या बढ़कर 350 तक पहुंच गई है।
जिन 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया, उनमें 2 भारतीय शहर भी शामिल हैं। ये 2 भारतीय शहर हैं कोझिकोड, दूसरा ग्वालियर। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व वर्ष 2015 में जयपुर शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में एवं वाराणसी संगीत के क्षेत्र में को वर्ष 2017 में, चेन्नई जो कि संगीत के क्षेत्र में को 2019 में, और चेन्नई को 2017 में और वर्ष 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में एवं हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में, और वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। इसे एक बार फिर से देखते हैं। वर्ष 2015 में जयपुर को शिल्प एवं लोक कला के क्षेत्र में, वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में 2015 में ही, और 2017 में चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, और वर्ष 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में, और 2019 में ही हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में, और वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि ग्वालियर एवं कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल भारतीय शहरों की कुल संख्या 8 हो गई है। ग्वालियर मध्य प्रदेश शहर को यूनेस्को ने संगीत के शहर सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता प्रदान की है। ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र के दिग्गजों यथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के कारण स्थापित है। कोझिकोड केरल को यूनेस्को ने साहित्य के शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता प्रदान की है। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह प्रथम भारतीय शहर है। ज्ञातव्य है कि कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव केरला लिटरेचर फेस्टिवल का स्थायी आयोजन स्थल है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इजरायली फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवस्थित यरूशलेम की समस्या इजराइल फिलिस्तीनी विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक है। ध्यातव्य है कि इस्लाम, ईसाई एवं यहूदी धर्मों के इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे हैं। वर्ष 1948-49 के इजरायली अरब युद्ध में इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था। वर्ष 1967 में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन से छीन लिया। इजराइल पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है, जबकि फ़िलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानता है। मूल फ़िलिस्तीनी मुख्य रूप से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में निवास करते हैं। वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास नामक सैन्य संगठन का शासन है। फ़िलिस्तीन की मांग है कि इजराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 के पूर्व की स्थिति में ले जाए। इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े और पूर्वी यरूशलेम स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बने। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया। इस ऑपरेशन का सांकेतिक अर्थ इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्षों की इजरायली नाकेबंदी को भी खत्म करना है। इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नामक अभियान चलाया। 27 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच तथा इजरायली हमास संघर्ष रोकने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 देश इसके विरोध में थे। 45 देश भारत सहित मतदान के समय अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल एवं अमेरिका शामिल थे। भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है। इसमें एक स्वतंत्र एक संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है। एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन पक्ष समाहित है।
ध्यातव्य है कि हमास इजराइल संघर्ष में भारत के विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में अपने पुराने रुख को दोहराते हुए टू स्टेट्स थ्योरी का ही समर्थन किया है। हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया। भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए इजराइल से इस युद्ध के दौरान 24 से 30 नवंबर 2023 के मध्य इजराइल और एवं हमास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी उग्रवादी समूहों के बीच अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया। अगला टॉपिक है धोर्डो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बेस्ट टूरिज्म विलेजेस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। ये पहल UNWTO के ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम का एक अंग है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालक बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्मरणीय तथ्य: UNWTO की महासभा UNWTO जनरल असेंबली का 25वां सत्र 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान UNWTO द्वारा वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची की घोषणा की गई। वर्ष 2021 से जारी की जा रही इस सूची का यह तीसरा संस्करण है। सभी वैश्विक क्षेत्रों से कुल 54 गांवों को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। UNWTO द्वारा चयनित 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का धोर्डो गांव भी शामिल है। धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित धोर्डो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। रण उत्सव कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो इस क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत एवं शिल्प को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक धोर्डो में ही आयोजित हुई थी। उल्लेखनीय है कि अब तक UNWTO द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया जा चुका है। धोर्डो वर्ष 2023 से पूर्व वर्ष 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया था। पोचमपल्ली को यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क शहर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2023 में भारत के मडला मध्य प्रदेश को UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। इसके पूर्व वर्ष 2022 में कोहिमा नागालैंड का चयन अपग्रेड कार्यक्रम में भाग लेने हेतु किया गया था। ऐसे गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के मानकों को पूरा नहीं करते ऐसे गांव जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के मानकों को पूरा नहीं करते उन्हें UNWTO अपग्रेड कार्यक्रम के माध्यम से मान्यता मानदंडों रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को पूरा करने में सहायता प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। वैश्विक पेंशन सूचकांक मोनाश सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज़ मोनाश यूनिवर्सिटी स्थित मोनाश बिजनेस स्कूल का अंग और मर्सर के सहयोग से CFA संस्थान निवेश क्षेत्र के पेशेवरों का वैश्विक संघ द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण है। गौरतलब है कि वर्ष 2023 के इस सूचकांक में विश्व भर की 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों राष्ट्रों का एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। स्मरणीय तथ्य: 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 15वां वार्षिक संस्करण है। MCGPI 2023 के अनुसार नीदरलैंड्स, आइसलैंड, डेनमार्क एवं इजराइल की सेवानिवृत्त आय प्रणाली विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। MCGPI 2023 शीर्ष 3 देश हैं इसमें
पहले नंबर पे नीदरलैंड 85 स्कोर के साथ, दूसरे नंबर पे है आइसलैंड 83.5 स्कोर के साथ, तीसरे नंबर पे है डेनमार्क 81.3 स्कोर के साथ। MCGPI 2023 में भारत को 45वां स्थान समग्र स्कोर है 45.9 प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41वें स्थान पर थी और स्कोर था 44.4। 2022 में 41वीं रैंकिंग और 2023 में 45वीं रैंकिंग। वैश्विक भूख सूचकांक है अगला टॉपिक। वैश्विक भूख सूचकांक 2023। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसी युक्ति है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भूखमरी की गणना एवं उनकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिज़ाइन की गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों यथा अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, बाल दुबलापन, चाइल्ड वास्टिंग, बाल ठिंगना, चाइल्ड स्टनिंग तथा बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है। स्पष्ट है कि यदि किसी देश का GHI स्कोर 0 है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कोई भूखा नहीं है, जबकि GHI स्कोर 100 से तात्पर्य है कि उस देश में सभी भूखमरी की स्थिति में हैं। हालांकि यह दोनों ही स्थितियाँ व्यवहार में नहीं पाई जाती। व्यवहार में 0 से 100 के बीच की स्थिति पाई जाती है। इस सूचकांक में GHI स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर किसी देश में भूखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है, जो निम्नवत है। 9.9 या उससे कम स्कोर निम्न या लो, 10.10 से 19.9 स्कोर मध्यम मॉडरेट, 20 से 34.9 स्कोर गंभीर यानी कि सीरियस, 35 से 49.9 स्कोर है भयावह यानी कि अलार्मिंग, 50 या उससे अधिक स्कोर भूखमरी की चरम भयावह स्थिति है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति को प्रदर्शित करता है। इससे संबंधित स्मरणीय तथ्य 12 अक्टूबर 2023 को कर्सन वर्ल्ड वाइड वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 18वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियों को आकार देने में युवाओं की शक्ति, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग ऑफ फूड सिस्टम विषय पर केंद्रित है। वर्ष 2023 के सूचकांक में 125 देशों के GHI स्कोर की गणना की गई है। वर्ष 2023 में वैश्विक GHI स्कोर 18.3 है, जो भूखमरी की मध्यम मॉडरेट स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2023 में दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का GHI स्कोर सर्वाधिक है। दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा दोनों का GHI स्कोर 27 है। ये स्कोर इन देशों में भूखमरी की गंभीर सीरियस स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय दृष्टि से वर्ष 2023 में यूरोप एवं मध्य एशिया का GHI स्कोर न्यूनतम 6.1 है, जो यहाँ भूखमरी की निम्न लो स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भूखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में नहीं है, जबकि 9 देश भूखमरी की भयावह अलार्मिंग स्थिति का सामना कर रहे हैं। इन 9 देशों में 6 देशों यथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन को उनके वर्ष 2023 के GHI स्कोर के आधार पर भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 3 अन्य देशों यथा बुरुंडी, सोमालिया और दक्षिण सूडान के उपलब्ध आंकड़े अपर्याप्त होने के कारण उनके GHI स्कोर की गणना नहीं की जा सकी और उन्हें अन्य ज्ञात कारकों के आधार पर अनंतिम रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। GHI 2023 के अनुसार वर्ष 2020-22 की अवधि में मेडागास्कर में अल्प पोषण अंडर नरिशमेंट की दर सर्वाधिक 51% है। अगला पॉइंट है यहाँ पे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन वास्टिंग के सर्वाधिक मामले भारत में 18.7 दर्ज किए गए हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन वास्टिंग के सर्वाधिक मामले भारत में 18.7% दर्ज किए गए हैं।
वर्ष 2018 से 22 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिंगनापन स्टंटिंग के मामले बुरुंडी में सर्वाधिक हैं 55.8%। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजर में 11.5% में सर्वाधिक है। विश्व भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 20 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। इन 20 देशों में चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लातविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। उज्बेकिस्तान GHI स्कोर 5 से इस सूचकांक में 21वें स्थान पर है। और अगला पॉइंट है GHI 2023 ब्रिक्स देशों की स्थिति। तो ब्राज़ील है 32वीं रैंक पे, GHI स्कोर है इसका 6.7। रूसी संघ है 26वीं रैंक पे, 5.8 इसका स्कोर है। भारत है 111वीं रैंक पे 28.7 स्कोर के साथ। चीन की रैंकिंग 1 से 20 रैंक समूह में <5 है, 5 से कम है। और दक्षिण अफ्रीका की रैंकिंग 58 है और स्कोर है इसका 13। GHI 2023 अंतिम 3 देश हैं यहाँ पे। तो 125वीं रैंक पे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य जिसका स्कोर है 42.3 और 124th रैंक पे है मेडागास्कर जिसका स्कोर है 41 और 123वीं रैंक पे है यमन जिसका स्कोर है 39.9। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 111वीं, GHI स्कोर है 28.7। स्पष्ट है कि GHI 2023 में भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। नोबेल पुरस्कार अगला टॉपिक है। नोबेल पुरस्कार 2023 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। इस क्रम में अक्टूबर 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। स्मरणीय तथ्य: अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 9 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम, स्वीडन स्थित दक्षिण रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2023 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार क्लाडिया गोल्डिन को प्रदान किया जाएगा। क्लाडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला हैं। इनसे पूर्व वर्ष 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रॉम, वर्ष 2019 में एस्थर डफ्लो यह पुरस्कार जीत चुकी हैं। तो ये तीसरी महिला हैं क्लॉडिया गोल्डिन। उल्लेखनीय है कि क्लाडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की पहली ऐसी महिला विजेता हैं जिन्होंने यह पुरस्कार अकेले सोलो जीता है, जबकि पहली 2 महिला विजेताओं ने यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता था। उल्लेखनीय है कि क्लॉडिया गोल्डिन अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। तो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। उन्हें महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार, लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें कई सेंचुरीज की अवधि में महिलाओं की आय और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी से संबंधित पहला व्यापक विवरण प्रदान किया है। उन्होंने वर्ष 1990 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वीमेन। ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वीमेन। वर्ष 2021 में प्रकाशित अपनी इस पुस्तक करियर एंड फैमिली में उन्होंने लैंगिक आय अंतराल जेंडर वेज गैप को समाप्त करने में महिलाओं की शताब्दियों लंबी यात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। नोबेल शांति पुरस्कार। अब शांति के क्षेत्र में पुरस्कार 6 अक्टूबर 2023 को ओस्लो, नॉर्वे स्थित
द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया। ज्ञातव्य है कि नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्त्री हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। नोबेल पुरस्कार की घोषणा के समय नरगिस कैद में थीं। उल्लेखनीय है कि नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली विश्व की 19वीं और ईरान की दूसरी महिला हैं। इसके पूर्व 2003 में ईरान की शिरीन एबादी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली प्रथम ईरानी महिला बनी थीं। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। 5 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा वर्ष 2023 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश अकेडमी द्वारा साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फॉसे को प्रदान किया गया। नॉर्वेजियन लेखक हैं ये। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य प्रोज के लिए प्रदान किया गया है, जो अनकही अनसेबल भावनाओं को आवाज़ देते हैं। नॉर्वेजियन नाइनोस्क्र नॉर्वेजियन भाषा का एक साहित्यिक रूप है में लिखी गई और विभिन्न शैलियों में विस्तृत उनकी विशाल कृतियों में नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की पुस्तकें और अनुवाद इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 1983 में उनका प्रथम उपन्यास राउंड स्वार्ड्स अर्थात रेड ब्लैक प्रकाशित हुआ था। जॉन फॉसे ने जिस शैली में अपने उपन्यास लिखे हैं उसे फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023। 4 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2023 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है वे हैं मोंगी जी बावेंडी, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के, और लुइस ई ब्रूस, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं ये, और एलेक्सी आई एक्कीमोव, नैनोक्रिस्टस टेक्नोलॉजी इंक अमेरिका के। तो पहले हैं मोंगी जी बावेंडी, दूसरे लुइस ई ब्रूस और तीसरे एलेक्सी आई एक्कीमोव। तो इन्हें मिला है रसायन केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स, इसे याद रखेंगे किस लिए मिला है, क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए प्रदान किया जाएगा। एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एक्कीमोव और ब्रूस ने क्वांटम डॉट्स के निर्माण में सफलता प्राप्त की, जबकि बावेंडी ने इसके रासायनिक उत्पादन में क्रांति ला दी। संयुक्त रूप से इन तीनों वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बीज का रोपण किया। क्वांटम डॉट्स नैनोमीटर के आकार के अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं। क्वांटम डॉट्स में कई आकर्षक एवं असाधारण प्रकाशिक गुण ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकार के आधार पर उनके अलग अलग रंग होते हैं। आकार में परिवर्तन द्वारा क्वांटम डॉट्स के गुणों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। क्वांटम डॉट्स का प्रयोग वर्तमान में QLED तकनीकी पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटरों एवं टेलीविज़न स्क्रीन को प्रकाशित करने में किया जाता है। इनका प्रयोग LED लैंप में भी किया जाता है। साथ ही ये रोगी के शरीर से ट्यूमर वाले ऊतकों टिश्यूज़ को हटाने में अपने स्वच्छ प्रकाश क्लियर लाइट से चिकित्सकों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित दक्षिण रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2023 हेतु भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किए गए हैं वो हैं पियरे एगोस्टिनी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से, फेरिंग क्राउस,
मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मनी से और एनी एल हुइलियर लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन से। तो पियरे एगोस्टिनी अमेरिका से, फेरिंग क्राउन्स जर्मनी से, एनी हुइलियर स्वीडन से। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज के लिए प्रदान किया गया है। इस वर्ष के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने ऐसे प्रयोग संचालित किए जिसने एटोसेकंड भौतिकी नामक एक नए क्षेत्र में अनुसंधान के द्वार खोल दिए हैं। एटोसेकंड भौतिकी वैज्ञानिकों को अति सूक्ष्म समयांतराल में अति सूक्ष्म कणों या प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि परमाणुओं एवं अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति इतनी तीव्र द्रुत होती है कि उन्हें एटोसेकंड में मापा जाता है। ज्ञातव्य है कि एक एटोसेकंड 10⁻18 सेकंड के समतुल्य होता है। अगला है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023। 2 अक्टूबर 2023 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा वर्ष 2023 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन दो वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाएगा वे हैं कैटालीन कारिको हंगरी अमेरिका, ड्रू विसमैन अमेरिका। उपर्युक्त दोनों वैज्ञानिकों की खोजें कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों वैक्सीन्स के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई थी। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसने कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। mRNA अर्थात मैसेंजर RNA एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है जो आनुवंशिक सूचना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वहन करता है। अन्य टीकों की तरह mRNA टीके भी एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय एक्टिवेट करने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी जीवित विषाणु के संक्रमण से मुकाबला करने में मदद मिलती है। हालांकि जहां अधिकांश टीके प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए कमजोर या मृत जीवाणु विषाणुओं का उपयोग करते हैं, वही mRNA टीके आनुवंशिक सामग्री का मात्र एक अंश ही प्रयोग करते हैं, जो वस्तुतः एक विषाणु प्रोटीन वायरल प्रोटीन होता है। स्पष्ट है कि mRNA टीके व्यक्तियों को विषाणु के संपर्क में नहीं लाते हैं।